आज 10th क्लास सोशल साइंस का चैप्टर 2 हिस्ट्री, भारत में राष्ट्रवाद। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद अपने देश के लिए मर मिटने की एक प्रकार की जुनून, अपने देश के लिए वो भावना जिसमें अपने देश पे न्यौछावर होने की जो भावना होती है वो राष्ट्रवाद कहलाती है। भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार के माहौल में बना? आपने सबने देखा होगा कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारी के तौर पर भारत में आई, और 1765 ईस्वी के बाद 1765 ईस्वी के बाद, क्योंकि 1757 और 1764 के युद्धों के बाद 1765 की इलाहाबाद संधि से उसको जो राजस्व वसूल करने की ताकत मिली वो कंपनी को अमीर बनाती हुई चली गई, और इलाहाबाद की संधि के बाद भारत के जो वास्तविक शासक थे वो अंग्रेज बन गए। भारतीयों ने अनेक समूह बनाए, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन 1885 में एओ ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रथम अध्यक्ष रोमेश चंद्र बनर्जी को चुना गया, और कांग्रेस की स्थापना होने के बाद आप सबको पता है कि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध, उसके माहौल से हम पढ़ना शुरू करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत पर किस प्रकार के प्रभाव छोड़े थे, कि भारत में किस प्रकार से अंग्रेजों ने युवाओं की बलात् भर्ती की। बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती पकड़ करके उनको सेना में ले जाया गया। प्रथम विश्व युद्ध से ही हमें पता लगा कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, हमारे सैनिकों को विदेशों में अनेक प्रकार के मोर्चों पर लड़ाई के लिए भेजा। तो प्रथम विश्व युद्ध के माहौल ने भारतीयों ने इसका साथ इसलिए दिया था कि भारतीयों को अंग्रेज कुछ रियायत देंगे, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार में कोई भी कमी नहीं आई। तो अभी हम इसका पहला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध, कि प्रथम विश्व युद्ध, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें खिलाफत और असहयोग। तो इसके बीच की जो घटनाएं हैं आज इस पूरे चैप्टर में हम इस वीडियो में इसके अकॉर्डिंग ये पढ़ने वाले हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ, 1918 तक चला, और जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया एक तरफ, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस एक तरफ थे। अब यहां बात आती है ब्रिटेन की। सब जानते हैं कि ब्रिटेन उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी शक्ति थी, महाशक्ति थी। ब्रिटेन 1914 में जहां अपने दुश्मनों के विरुद्ध, विरोधियों के विरुद्ध लड़ रहा था, तो उसने भारतीयों के बड़े समुदाय को अपने हित के लिए प्रयोग किया। भारत के युवाओं को युद्ध में झोंक दिया, और भारतीय वहां युद्धों में अंग्रेजों की तरफ से लड़े ताकि भारतीयों को छूट मिल जाए। लेकिन भारतीयों के साथ अंग्रेजों ने धोखा किया, भारतीयों को वो रियायतें या छूट नहीं दी। इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति का भारत में प्रवेश होता है, महात्मा गांधी। सब जानते हैं कि महात्मा गांधी एक केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, और दक्षिण अफ्रीका में वो सत्याग्रह कर रहे थे। तो यहां हम पहले पढ़ेंगे कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है। सत्याग्रह अपने आप को सत्य के मार्ग पर मजबूत करना या सत्य के लिए आग्रह या प्रेरित रखना सत्याग्रह कहलाता है। सत्याग्रह का अर्थ है कि यदि व्यक्ति का उद्देश्य सच्चा है, उसका मार्ग सही है, तो वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हो सकता, अपने दुश्मन से विचलित नहीं हो सकता, और वो सत्य पर चलते हुए अपने दुश्मन को पराजित कर सकता है। इसलिए महात्मा गांधी को
हर आंदोलन को सत्याग्रह के आधार पर लिया। दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने भारतीयों को या वहां के असभ्य लोगों को अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किया। लेकिन जब वो 1915 में भारत आते हैं, जनवरी 1915 में जब वो भारत आते हैं, तो भारत में वो माहौल को देखते हैं कि किस प्रकार का माहौल भारत में है। जैसा कि हम देखते हैं कि 1915 में महात्मा गांधी भारत आ गए। महात्मा गांधी भारत आए तो महात्मा गांधी के सामने जब किसानों की, मजदूरों की समस्याएं आने लगी तो उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक प्रकार के आंदोलनों की घोषणा की। तो उन्होंने 1916 में चंपारण, यहां से हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो महात्मा गांधी से जुड़े हैं इस चैप्टर में, जो एनसीईआरटी में हर साल पूछे जाते हैं कि 1916 का चंपारण सत्याग्रह। इसमें हम देखेंगे कि चंपारण बिहार में है, जहां पर अंग्रेज नील की खेती करवाते थे। वहां के बागानों में मजदूरों के साथ बड़ा अत्याचार किया जाता था। वहां के लोगों को बागानों से निकलने के लिए कोई भी रियायतें या छूट नहीं दी जाती थी। महात्मा गांधी ने जब इनकी दशा को देखा तो इन्होंने चंपारण का दौरा किया और ये स्वयं वहां उनके हित के लिए सत्याग्रह पर बैठ गए। अंग्रेजी सरकार को गांधी जी के सत्याग्रह के आगे झुकना पड़ा और चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह उनका सफल रहा। जो उनकी मांगे थी वो मान ली गई। इस प्रकार पहली पॉइंट कि महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण में। और चंपारण सत्याग्रह नील की मजदूरों के हितों के लिए चलाया गया था, जो कि उनका सफल रहा। नंबर 2, 1917 का खेड़ा सत्याग्रह। यहां एक इंपॉर्टेंट बात है कि खेड़ा का, खेड़ा गुजरात में। जैसा कि आप जानते हैं कि वहां का किसान सत्याग्रह था, यहां मजदूरों के लिए थे। यहां मजदूरों के हितों की बात उठाई गई थी, यहां किसान के हित की बात थी। किसान के हित की क्या कि खेड़ा गुजरात में उस समय वो दौर ड्रोट का था, एक प्रकार से सूखा पड़ा हुआ था, एक प्रकार से उनके विपदा आपदा आई हुई थी। तो अंग्रेजी सरकार ने उनको लगान में कोई भी छूट नहीं दी। इस छूट दिलाने के लिए, उनको जो राजस्व था या लगान था उससे छूट दिलाने के लिए गांधी जी खुद किसानों के लिए सत्याग्रह किया और खेड़ा सत्याग्रह। इसका प्रसिद्ध बात क्या है कि यहां पर भी ये आंदोलन या ये सत्याग्रह सफल रहा, क्योंकि अंग्रेजी सरकार को महात्मा गांधी की बात माननी पड़ी और खेड़ा में किसानों को लगान में उन्होंने छूट देनी पड़ी। इसके अलावा उनका जो दूसरा मूवमेंट था वो 1918 में आया। 1918 में जो सत्याग्रह था वो सत्याग्रह अहमदाबाद मील मजदूरों के लिए, ये भी गुजरात में। अहमदाबाद में मील में काम करने वाले मजदूर अपने वेतन को बढ़ाने के लिए अंग्रेजी सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार मील मजदूरों की किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए महात्मा गांधी अहमदाबाद में मील मजदूरों के लिए सत्याग्रह पर बैठे। उनके लिए अंग्रेजी सरकार को उन्होंने दबाव में लेकर के आए और मजबूर किया कि मील मजदूरों का जो वेतन है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। यहां भी एक ध्यान देने वाली बात है कि अंग्रेजी सरकार को महात्मा गांधी के सत्याग्रह के आगे झुकना पड़ा और यह आंदोलन भी या सत्याग्रह भी सफल रहा। अब बात आती है कि हमने शुरुआत में बात ली थी कि प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध में एक पार्ट में लड़ रहा था जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। जो तुर्की का खलीफा होता था वो पूरे इस्लाम का धर्म गुरु था।
इस्लाम का धार्मिक गुरु माना जाता था। अब हमें यहां आना है। इस्लाम का धार्मिक गुरु माना जाता था या मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था तुर्की के खलीफा को। तो यहां एक इंपॉर्टेंट बात है कि 1919 की जो वर्साई की संधि थी, 1918 के प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो वर्साई के राजमहल में संधि हुई, इसमें हारे हुए तुर्की के साथ बड़ा अपमानजनक व्यवहार किया गया, तुर्की के खलीफा का अपमान किया गया। तो तुर्की के जो खलीफा का अपमान था वो पूरे इस्लामी जगत के मुसलमानों का अपमान समझा गया। तो भारत में जो भारतीय मुसलमान थे इन्होंने क्या किया? भारतीय मुसलमान किसके विरुद्ध हो गए? अंग्रेजों के। और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। भारत में खिलाफत आंदोलन चलाने का श्रेय अली ब्रदर्स को जाता है। शौकत अली और मोहम्मद अली, दो भाइयों ने भारत में खिलाफत आंदोलन चला दिया। 1919 में खिलाफत कमेटी की स्थापना की गई और अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन और उभर के आया, खिलाफत आंदोलन। अब हम आते हैं भारत की जो अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई आंतरिक नीति थी, क्योंकि दिनों दिन भारत में एक राजनीतिक या खुद का मैं ये कहूं कि स्वराज्य प्राप्ति का दौर शुरू हो चुका था। हर क्रांतिकारी यह चाहता था कि किसी भी तरीके से भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना है, निकालना है। लेकिन अंग्रेजी सरकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद डरी हुई थी। उनको पता था कि भारतीयों को हमने रियायतें या छूट देने के लिए जो वादा किया है, हम उस वादे पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो ब्रिटेन की लेजिस्लेटिव असेंबली है या ब्रिटेन की जो संसद है, वहां से एक कानून पारित होकर के आता है। भारत में वो वायसराय के द्वारा पारित किया जाता है, या रोलट एक्ट। आपने पीछे की क्लासेस में 7, 6, 8 में भी आपने ये पार्ट पढ़ा होगा कि रोलट एक्ट क्या था। रोलट एक्ट एक काला कानून था। रोलट एक्ट एक ऐसा कानून था जो भारतीय क्रांतिकारियों को, या मैं ये कहूं कि अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक दुश्मनों को, प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने के लिए ये एक्ट पारित किया था। इसके पीछे एक सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर 2 साल के लिए गिरफ्तार नजरबंद रखा जा सकता था। रोलट एक्ट को काला कानून इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ना कोई वकील था, ना अपील था, ना कोई दलील थी, कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी रियायत या छूट नहीं थी। इसमें सिर्फ संदेह के आधार पर, ना किसी की गवाही की जरूरत थी, ना कोई जमानत का कोई आधार था। और रोलट एक्ट को सिर्फ पारित किस लिए किया गया? भारतीयों को एक प्रकार से दबाने के लिए, भारतीयों का शोषण करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर भारत की क्रांतिकारी और राजनीतिक सोच अगर उभर जाती है तो अंग्रेजों को देश छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बहुत ही उतावलेपन में रोलट एक्ट लॉन्च किया भारत में। इसके अलावा जब हम इसका दूसरा कुछ समय के बाद हम भाग पढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग, इसके बाद की जो घटना थी वो जलियांवाला बाग। एनसीईआरटी के जब हम इसके नोट्स में जाते हैं तो हम टेक्स्ट बुक में ये पार्ट पढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक नोट लिखिए या अपनी रिपोर्ट लिखिए। इसमें हम देखते हैं कि जलियांवाला पंजाब के अमृतसर में, वहां लोगों की एक समूह भीड़ शांति आंदोलन कर रही थी, शांति प्रिय धरना प्रदर्शन कर रही थी। तो अंग्रेजी सरकार नहीं चाहती थी कि लोग वहां बैठें, अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करें। और जलियांवाला जो बाग का क्षेत्र था वो शहर से दूर था। पूरे शहर में धारा 144 लागू हो चुकी थी। तो उस समय के दौर में अंग्रेजी
जो मुखिया था उस समय का जनरल डायर, वो जलियांवाला बाग में आता है और निहत्थी जनता पर उस समय गोलियां चलवाता है। और जैसे जैसे जलियांवाला बाग की सूचना बाहर जाती है, लोगों में रोष पैदा हो जाता है, लेकिन अंग्रेजी सरकार के कान पर जू भी नहीं रेंगती। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सरकार भारतीयों को किसी न किसी तरीके से दबाना चाहती है, दबाना चाहती थी। तो हम ये पढ़ते हैं कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वो केवल अंग्रेजी सरकार ने इसलिए किया ताकि अंग्रेजों का जो गुस्सा है या अंग्रेजों का जो प्रभाव है वो भारतीयों पर एक काफी लंबे समय तक बना रहे। तो हमने अभी दो चीजें पढ़ी कि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। इसके बाद हम पढ़ते हैं असहयोग। हमने ऊपर बताया कि प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। असहयोग, महात्मा गांधी समझ चुके थे। महात्मा गांधी ने 1909 में अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में भी लिखा है कि भारत में जो अंग्रेजी राज बना, अंग्रेजी राज जो स्थापित हुआ है वो भारतीयों के सहयोग से ही सहयोग से ही बना है। अगर हम इसको समाप्त करना चाहें तो भारतीय जब इसका असहयोग करेंगे तो ये कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी एक मौके की तलाश में थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन या मूवमेंट चलाया जाए जिससे अंग्रेजी सरकार भारत में स्वतंत्रता घोषित कर दिया, भारत को स्वराज्य प्रदान कर दे। तो हम अब असहयोग पढ़ेंगे कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? क्योंकि पहली बात, रॉलेट एक्ट से भारत की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, खिलाफत आंदोलन चल रहा था। नंबर 4, प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए थे। इस प्रकार में एक प्रकार का जो माहौल बन रहा था वो एक आंदोलन की तरफ इंगित कर रहा था। सितंबर 1920 में महात्मा गांधी कांग्रेस के सामने ये प्रस्ताव लेके आते हैं कि हमें असहयोग आंदोलन चलाना चाहिए। और दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में उनको मंजूरी भी मिल जाती है और इसके तुरंत बाद असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। लेकिन असहयोग आंदोलन से संबंधित एक प्रकार की रिपोर्ट या एक प्रकार का कार्यक्रम गांधी जी कांग्रेस के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो सरकारी स्कूल में या पढ़ने वाला बच्चा है, विद्यार्थी हो, वो उनका बहिष्कार करेगा, कक्षाओं का बहिष्कार करेगा, कॉलेज, सरकारी कॉलेज में नहीं जाएंगे। नंबर 3, स्वदेशी को अपनाएंगे। नंबर 4, अंग्रेजी सरकार को किसी भी प्रकार से प्रोत्साहन नहीं देंगे और हर कार्य में अंग्रेजों का असहयोग करेंगे। अपनी पदवी तक अंग्रेजों की दी हुई जो पदवियां हैं उनको छोड़ देंगे, त्याग देंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम की यह रूपरेखा बनाई गई। जैसे ही ये आंदोलन जनता के सामने आया, जनता के सामने ये आंदोलन चलाया गया, तो जनता ने एक प्रकार से इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। लोगों ने जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई, अनेक प्रकार की बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों ने दफ्तरों में जाना बंद कर दिया, वकीलों ने अपना वर्क सस्पेंड रखा, पिकेटिंग्स की गई, कई जगह पिकेटिंग्स की गई। पिकेटिंग्स का मतलब है कि जो चलते हुए का उस समय ऑफिस वगैरह कार्यालय का जो रास्ता रोक लेते हैं, चारों तरफ लोग खड़े हो जाते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, अनेक प्रकार के समुदायों ने इसमें गांधी जी को भेंट भी स्वरूप दी कि इस आंदोलन को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जाए। अंग्रेजी सरकार असहयोग आंदोलन से बिल्कुल डर चुकी थी। असहयोग आंदोलन अपनी चरम गति पर पहुंच रहा था। इसको चलते हुए लगभग 2 साल हो चुके थे। उसी समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा में एक घटना घटती है। 1922 में एक घटना घटती है। उस घटना से असहयोग आंदोलन पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है और ये
महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। कैसे कि 1922 में जो गोरखपुर में चोरी है, उसमें एक हिंसक भीड़ ने या उग्र भीड़ ने एक पुलिस चौकी पर आग लगा देते हैं, और उस पुलिस चौकी पर आग लगा देने के कारण क्या हो जाता है कि कुछ लोग उसमें जिंदा जल मरते हैं। सिपाही और दरोगा सहित कुछ लोग जिंदा जल के मर जाते हैं, जिससे महात्मा गांधी जी को दिल पर चोट पहुंचती है और वो असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि अगर असहयोग आंदोलन गांधी जी ने जो लिया, क्या वो फैसला सही था? अब ये सोच का विषय है, ये तुलनात्मक विषय है कि क्या जिस समय ये असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, उस समय असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाना चाहिए था या नहीं। हम देखते हैं कि इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की थिंकिंग कांग्रेस में भी थी। इस प्रकार की थिंकिंग कांग्रेस में भी थी। कांग्रेस में बहुत से नेता, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे CR दास हो या मोतीलाल नेहरू, उन्होंने भी असहयोग आंदोलन वापस लेने का महात्मा गांधी जी का विरोध किया था कि महात्मा गांधी जी ने इस समय असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए था। असहयोग आंदोलन में जो और सामाजिक समूह हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन में योगदान दिया, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।